डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपका बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 5 है। और इससे पहले मैं 4 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ द मैनेजमेंट। Basically there are 3 theories of the management: classical, new classical and the modern approach. तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल अप्रोच। तो आइए स्टूडेंट्स, the classical approach to the management was developed in the period between the 1880s to the 1920s. It was recommended that the production can be increased by improving the efficiency of the organization. The classical approach to the management can be studied under 3 main। तो स्टूडेंट्स, क्लासिकल जो अप्रोच है वो 1880s और 1920 के बीच में इसको डेवलप किया गया। और उसमें डिफरेंट ऑथर्स ने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं। तो इसके अंदर हमारी जो, अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी 3 तरह की थ्योरीज आती हैं स्टूडेंट्स। एक तो आता है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। दूसरा हमारा आता है हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड थर्ड वन इज द ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसको हम F.W. टेलर भी कहते हैं, इन द ईयर ऑफ 1856 to 1915. Scientific management is known as a Taylorism. His contribution in the scientific management can be studied under the following categories. तो स्टूडेंट्स, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो F.W. टेलर ने दी है। और F.W. टेलर जो है उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने कुछ टेक्निक्स दी हैं और उनका कहना ये है कि इन टेक्निक्स को फॉलो करके हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो वो टेक्निक कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। तो पहला टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। So functional foremanship is a factory administration system that supports for proposing the numerous foremen in a separate functional role. Classical factories had just the managers who would manage the operations, and this manager or the foreman was the only contact for the factory employees. So Frederick Winslow Taylor, distinguished engineer who transformed the scientific management during the end of the 19th century, discovered a significant defect in this practice. When he recorded all of the features a successful supervisor would require, and he discerned that no one person could probably have every single one. Therefore, the idea of working foremanship was born. तो फंक्शनल फोरमैनशिप बेसिकली फोरमैन होता कौन है स्टूडेंट्स? फोरमैन वो होता है जो वर्कर्स में सबसे सुपीरियर लेवल पे होता है और मैनेजर में सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है उसकी। वर्कर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन में और मैनेजर्स में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे होता है, उसी को हम फोरमैन कहते हैं। तो फंक्शनल एक मैनेजर को एक फोरमैन होना चाहिए। तो फोरमैन के अंदर डिफरेंट तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट और जो F.W. टेलर थे उन्होंने एक कंपनी के एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग के अंदर उन्होंने बोला कि एक फोरमैन के अंदर 4 तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला जैसे है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। और प्रोडक्शन, ये था हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन्होंने बोला कि एक फोरमैन के अंदर 4 क्वालिटीज का होना जरूरी है, 4 क्वालिटीज का होना जरूरी है। कौन कौन सी क्वालिटीज हैं वो? गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर। तो ये सभी फंक्शनल फोरमैनशिप का। सेकेंड है स्टूडेंट्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Standardization implies the method of establishing the standard for every industry activity. It can be standardization of manner, time, raw material, machine, product, process, or operating situations. These examples are the benchmark which must be adhered throughout the production. तो F.W. टेलर का कहना था कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी को करने का। देयर मस्ट बी ए स्टैंडर्ड, एंड जो स्टैंडर्ड होता है वो हमें मेंशन करता है एक मैनर, टाइम, रॉ मटेरियल, मशीनरी, उन सबको डिस्क्राइब करता है। तो देयर शुड बी ए स्टैंडर्ड मेथड फॉर एवरी एक्टिविटी। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पॉइंट एट इरेजिंग द अननेसेसरी स्टेप्स, types, size and dimension, while standardization intends devising the new types rather than the existing ones. तो simplification students क्या होता है कि eliminating a redundant variety of products, it results saving the cost of the machine, tools and labors, and it means control to the inventories, complete the utilization of supply and boosting the turnover. हमारा काम करने का तो जो तरीका है वो सिंपल होना चाहिए, हमें unnecessary
जो है पैसा खर्च नहीं करना है मशीन्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर, लेबर के ऊपर। तो जो हमारा प्रोडक्शन वाला मेथड है वो इट मस्ट बी सिंपल एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी क्या कहती है? मेथड स्टडी ये कहती है कि हमें किसी भी काम को तरीका करने का एक तरीका होना जरूरी है। ठीक है, द पर्पस ऑफ द आउटलाइन स्टडी इज टू फाइंड आउट द वन विजुअलियस वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। जो एक हमारा बेस्ट तरीका है काम को करने का, उसको हमें सर्च आउट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, टू असरटेन द बेस्ट वे एंड दे आर diverse parameters right from the obtainment of the raw material until the ultimate product is presented। तो स्टूडेंट्स हम हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है चाहे वो रॉ मटेरियल को प्रोक्यूरमेंट करने से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक है, तो हमें एक काम को करने का एक जो बेस्ट तरीका है उसको फाइंड आउट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज सेड बाय द एफडब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। तो स्टूडेंट्स एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि किसी भी काम को करने के दौरान हमारे जो मूवमेंट्स हैं, मोशन मतलब मूवमेंट्स, वो कम से कम होने जरूरी हैं। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स आपको। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका वो उसका एक स्टडी रूम है ना। अगर उसकी सारी जो बुक्स हैं वो उस रूम के अंदर नहीं होंगी, और मान लीजिए उसकी जो बुक्स हैं वो बेडरूम में रखी हैं, तो वो बार बार अपने बेडरूम में जाएगा। जिस समय भी उसको किसी बुक की जरूरत पड़ेगी वो उठेगा और अपने बेडरूम में जाएगा, वहां से बुक लेकर के आएगा। तो इससे स्टूडेंट्स आपने देखा कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अगर वही जो बुक्स हैं उसकी स्टडी रूम में रखी होंगी, उसके जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा है उसी के आसपास वो बुक्स रखी होंगी, तो वो इजिली उस बुक को ले लेगा और पढ़ना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसी कंपनी के अंदर हमारा जो सामान जहाँ पर होना चाहिए वो वहीं पे होना चाहिए। अगर मशीनरी हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होनी चाहिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही होना चाहिए। पैसा हमारा फाइनेंस में होना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। जब मूवमेंट्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और प्रोडक्शन प्रोसेस पे उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टाइम स्टडी। तो एफडब्ल्यू टेलर का कहना ये था कि किसी भी काम को करने का एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी एम्प्लॉय है उसको हमने कोई काम दिया है करने के लिए और वो उसको उसकी वो अपनी मर्जी के हिसाब से, चाहे वो 6 घंटे में कर रहा है या 8 घंटे में कर रहा है या 10 घंटे में करके दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए स्पेसिफिक टाइम, देयर शुड बी ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर एवरी एक्टिविटी। जैसे एक स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, वैसे एक स्टैंडर्ड टाइम भी होना चाहिए जिस समय तक वो काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर हमारे किसी भी काम को करने का एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होगा तो उससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दिस इज सेड बाय एफडब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फटीग स्टडी। फटीग स्टडी होती है कि जैसे एक एम्प्लॉइज हैं, वो दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस, और अगर हम उनसे काम लिए जा रहे हैं बिना किसी ब्रेक के, तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। इससे भी उनकी एफिशिएंसी पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें एम्प्लॉइज से काम तो करवाना है, लेकिन हमें एक ब्रेक भी उनको देना है, एक शॉर्ट नैप भी देना है। इसके लिए किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी किसी कंपनी के अंदर एक शॉर्ट नैप रूम भी बने होते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉइज चले जाते हैं और एक शॉर्ट नैप यानी कि एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। कुछ रेस्ट टाइम, कुछ रेस्ट इंटरवल्स होते हैं, रेस्ट कर लेते हैं कुछ देर के लिए उस रूम में। तो ये भी होना बहुत जरूरी है, ये एफडब्ल्यू टेलर का कहना था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिफरेंशियल पी सेट प्लान। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि देयर शुड बी ए डिफरेंस इन द सैलरी बिटवीन द एफिशिएंट वर्कर एंड द इनएफिशिएंट वर्कर। एफडब्ल्यू टेलर का कहना था कि अगर एक एफिशिएंट वर्कर है और अगर हम उसको जो सैलरी दे रहे हैं वो इनएफिशिएंट वर्कर के बराबर दे रहे हैं, तो इससे भी जो एफिशिएंट वर्कर है वो जो अच्छा काम करके दे रहा है वो अच्छे से काम करना बंद कर देगा, है ना। तो देयर शुड बी ए डिफरेंस बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। जो हमारा वर्कर एफिशिएंट है उसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द इनएफिशिएंट वर्कर्स। So these all are the techniques given by the FW Taylor। अगर हम इन सभी टेक्निक्स को, चाहे वो हमारी फंक्शनल फॉर्मैनशिप है, चाहे वो हमारी मेथड स्टडी है, चाहे मोशन स्टडी है, चाहे टाइम स्टडी है, चाहे फटीग स्टडी है ना, चाहे वो डिफरेंशियल पी स्टेट प्लान है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन है, अगर हम इन सभी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे एक किसी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डेफिनेटली हम उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ये एफडब्ल्यू टेलर का कहना था। नेक्स्ट हम
प्रिंसिपल्स, वो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच आर गिवन बाय द एफडब्ल्यू टेलर। तो इन प्रिंसिपल्स को हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब हम उन टेक्निक्स को पूरा करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है साइंस नोट द रूल ऑफ थंब। This rule focus on increasing the efficiency of an organization through the scientific analysis of work and not with the rule of thumb method। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें कोई भी काम जो करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे नहीं करना है। ठीक है, वो हमें हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए उस काम को करने का। हमारे काम में कुछ करने का जो तरीका है, दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, एक ऑन सम साइंटिफिक मेथड्स। अगर हम उस तरीके से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हिट एंड ट्रायल बेसिस पे काम नहीं करना है। अगर हम हिट एंड ट्रायल फॉलो करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स हार्मोनी नो डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक कोऑर्डिनेशन। यानी कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम हमें करना है वो हमें यूनिटी से करना है। देयर मस्ट बी ए कोऑपरेशन, देयर मस्ट बी ए कोऑर्डिनेशन अमंग द वर्कर्स, अमंग द एम्प्लॉइज, अमंग द मैनेजमेंट। ठीक है, अगर वो उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वर्कर्स का मैनेजमेंट के साथ में या मैनेजमेंट का वर्कर्स के साथ में, तो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का अपने वर्कर्स के साथ में, वर्कर्स का अपने मैनेजमेंट के साथ में एक कोऑपरेशन होना जरूरी है, एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। Next is students, mental revolution. These techniques involve a shift of the attitude of the management and the workers towards each other. Both should understand the value of each other and work with full participation and the cooperation. The aim of both should be improve and boost the profit of the organization. Mental revolution demand a complete change in the outlook of both the workers and the management. Both should have a sense of the togetherness. Students, वही point है कि अगर एक मैनेजमेंट को ऐसे नहीं सोचना है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करना है, ना ही एम्प्लॉइज को ये सोचना है कि हमें अपने मैनेजमेंट को बुद्धू बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो दोनों को ही एक दूसरे की फीलिंग्स का, एक दूसरे की ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है। जैसे एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को, यानी कि उसके मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। तो एम्प्लॉइज का भी मैनेजमेंट के इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में योगदान देना चाहिए कि जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। और इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी जो पर्सनल नीड्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उसको टाइमली फुलफिल करें। तो दोनों को अगर जब आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मतलब एक यूनिटी। ठीक है, जब आपस में सभी वर्कर्स का मैनेजमेंट के साथ में, मैनेजमेंट का वर्कर्स के साथ में एक कोऑपरेशन होना जरूरी है। ये नहीं कि मैनेजमेंट केवल अपने ही बारे में सोच रहा है ना। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? केवल अपने बारे में सोचना, कि मैनेजमेंट बस उसको अपनी अपने प्रॉफिट से मतलब है कि बस मेरा मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, मुझे एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं है। तो ये अप्रोच उसकी नहीं होनी चाहिए, ये थिंकिंग उसकी नहीं होनी चाहिए। उसको अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के साथ साथ एम्प्लॉयज का भी ध्यान में रखना है। जैसे उनको टाइम पे सैलरी प्रोवाइड करनी है, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना है, उनको टाइम पे सैलरी देनी है। ठीक है, उनको इंक्रीमेंट्स देने हैं, उनको प्रमोशन देना है। इसके साथ साथ वर्कर्स और एम्प्लॉयज की भी ड्यूटी बनती है कि वो मैनेजमेंट के प्रॉफिट को बढ़ाने में मैनेजमेंट के को हेल्प करे। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स केवल अपने बारे में सोच रहे हैं और मैनेजमेंट केवल अपने बारे में सोच रहा है। ऐसा अप्रोच नहीं होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है विद सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, इंटर्नशिप होती है कंपनी के अंदर। तो कंपनी इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम क्यों करवाती है? जिससे कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको काम करने के नए नए जो तरीके हैं, जो नए नए मेथड्स आ रहे हैं, उनसे उनको अवेयर करवाया जा सके। तो हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए टाइम टू टाइम इंटर्नशिप प्रोग्राम अरेंज करे, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, उनको टाइम टू टाइम गाइड दे, जिससे कि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और काम करने के नए तरीकों से अवेयर हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये सभी हमने पढ़े प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने पहला पढ़ा
पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा साइंस नोट रूल ऑफ थंब, हमें साइंटिफिक तरीके से काम करना है, किसी भी काम को करने का एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। सेकंड हमने पढ़ा हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, यानी कि हमें हार्मोनी नहीं तोड़नी है, यानी कि हमें कोऑर्डिनेशन से काम करना है, यूनिटी से काम करना है। तीसरा हमने पढ़ा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें सभी को साथ में मिलकर के काम लेकर के चलना है, सभी की नीड्स को ध्यान में रखना है, सभी की डिजायर को ध्यान में रखना है, सभी के बारे में सोच करके चलना है। नेक्स्ट हमें पढ़ा मेंटल रिवोल्यूशन, मेंटल रिवोल्यूशन मतलब हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और वर्कर्स को मैनेजमेंट के साथ में काम करना है, मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ में काम करना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। एंड लास्ट हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी कि हमें टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने हैं, जिससे कि एम्प्लॉइज को काम करने के नए नए तरीकों से अवेयर करवाया जा सके और वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर देखा FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, और ये इसके ऊपर तो एक से या दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द हैंडी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर के आ सकूं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।